हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और ये है हमारे पास पार्ट 9th ऑफ अवर रिवीजन लेक्चर सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको ये कंप्लीट चैप्टर को अगले 15 मिनट के अंदर समझाऊंगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और जो जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम एमसीक्यूज के रूप में देखेंगे। तो इससे जो पहले के पार्ट्स हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, या प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो। उसकी मैंने एक अलग से रिवीजन लेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे आपके इकोनॉमिक्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और टॉपिक है हमारे पास गवर्नमेंट बजट। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग गवर्नमेंट बजट। तो मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग। देखो, गवर्नमेंट बजट क्या होता है? सरकार हर साल अपना बजट प्रिपेयर करती है, ठीक है ना। और हर साल जो बजट प्रिपेयर होता है वो क्या बताता है? वो बताता है कि सरकार ने पिछले साल किस तरीके से काम किया और अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट के क्या प्लान्ड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट रहेंगे। मतलब कहां पर सरकार खर्चा करेगी और कहां कहां से सरकार के पास से पैसा आएगा। तो ये क्या होता है? गवर्नमेंट बजट होता है। तो देखो, कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग सही है कि इट इज एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यस, ये तो बात सही है। देखो, ये एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर होता है सरकार का, कि अगले साल सरकार कितना खर्चा करेगी और वो खर्चे के लिए पैसा कहां कहां से आया था, और एक्सपेक्टेड बेसिस के ऊपर है। देखो, एक्चुअल तो बता नहीं पाएगी ना सरकार। एंड इट इज प्रिपेयर ऑन 1 फरवरी एवरी ईयर। यस, तो 1 फरवरी को ही ये बजट क्या होता है? जारी किया जाता है। और कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और इट्स एम इज टू अचीव ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। देखो, बजट का मेन मोटिव क्या है? सरकार का मेन मोटिव क्या है? कि देश की जीडीपी को बढ़ाना, ग्रोथ करना इकोनॉमी को, और स्टेबिलिटी भी लाना, कि इकोनॉमी बढ़े भी और ज्यादा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी ना हो, इकोनॉमी एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती रहे। तो ये भी क्या है? ये भी ट्रू है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बजटरी और फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यस, ये बजटरी और इसको फिजिकल पॉलिसी भी बोलते हैं सरकार की। तो ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारी स्टेटमेंट क्या है? सही है गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मेंटेनिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन बैकवर्ड एरिया इज व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है कि सरकार जब भी बजट तैयार करती है ना, तो उसके पीछे कुछ उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब किसी कारणों की वजह से बजट तैयार किया जाता है, या जो बजट बनाया जाता है उसके पीछे क्या रोल है सरकार का, क्यों सरकार बजट बना रही है। तो इसके ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ, कि सरकार किसको फोकस कर सके? बजट बनाने के पीछे सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जीडीपी को बढ़ा सके, ठीक है ना। और क्या होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस को क्या कर सके? एलोकेट कर सके। देखो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस का मतलब क्या है? रिसोर्सिस, जो पैसा या जो रिसोर्सिस देश के पास है उनको इस तरीके से लोगों में बांटे ताकि ये ना हो कि सारा प्राइवेट सेक्टर ले जाए। प्राइवेट सेक्टर का मेन काम क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है ना। तो प्राइवेट सेक्टर ही सारे रिसोर्स देश के ना ले जाए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा ले और अमीर बन जाए। सरकार इनके ऊपर टैक्स लगाकर थोड़ा सा पैसा पब्लिक सेक्टर के लिए भी रखती है, जिससे सोशल वेलफेयर भी हो सके। इसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है ना। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड, और क्या ऑब्जेक्टिव होता है सरकार का कि पब्लिक गुड्स मतलब क्या होते हैं? देखो, जो लॉ एंड ऑर्डर की चीजें होती हैं, रोड पुल ब्रिज डैम्स, जो सरकार पब्लिक के यूज के लिए बनाई जाती है ना, उनकी प्रोविजन भी बजट में रखती है। ये भी सरकार बजट का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, देखो इसका मतलब क्या है कि हर रीजन की ग्रोथ चाहती है सरकार। मतलब कोई भी ऐसा एरिया जो बैकवर्ड है, सरकार उसके अंदर क्या करती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करती है ताकि वो एरिया क्या हो सके? डेवलप्ड हो सके। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? ये वो जोन होते हैं जहां पर जो भी कंपनी इस एरिया के अंदर इन्वेस्ट करेगी उसको क्या दिया जाएगा? टैक्स के रूप में सब्सिडी दी जाएंगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, ठीक है ना। कुछ समय तक जीएसटी में छूट दे देती है सरकार। तो इससे क्या होती है? बैलेंस रीजनल ग्रोथ, की अगर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इंडस्ट्री नहीं है जिससे उस एरिया की ग्रोथ नहीं हो पाई, तो सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप कर देती है। तो इसका आंसर क्या था हमारे पास? मेंटेनिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब क्या? बैलेंस रीजनल ग्रोथ। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब क्या? इकोनॉमी को स्टेबल करना, यानी कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है उसको कंट्रोल करना भी सरकार अपनी बजटरी पॉलिसी के अंदर लेकर आती है। तो ये सरकार के क्या है? ऑब्जेक्टिव।
ठीक है ना। अच्छा, एक और क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है ना, कि अमीरों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाकर और गरीबों को सब्सिडी देकर दोबारा से इनकम को क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, दो टाइप की रिसिप्ट होती है, एक होती है रेवेन्यू और एक होती है कैपिटल। ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब बजट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो बजट के अंदर सरकार के सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक तो होता है हमारे पास क्या, रिसिप्ट, और दूसरा होता है पेमेंट। तो रिसिप्ट दो टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर या पेमेंट भी दो टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होगा कि वो रिसिप्ट वहां से सरकार को पैसा आता है जिससे सरकार की ना तो कोई एसेट्स में फर्क पड़ रहा है, मतलब ना सरकार कोई एसेट बेच रही है, मतलब ना एसेट कम हो रही है, ना ही लायबिलिटी बढ़ रही है। तो फ्री फंड का पैसा जो सरकार के पास आता है ना, बिना एसेट को कम किए या लायबिलिटी को बढ़ाए हुए, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट क्या हो गया कि जब सरकार अपनी एसेट्स को बेचती है या लायबिलिटीज को बढ़ाती है, तब सरकार के पास जो पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। तो उन्होंने पूछा है रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। देखो रिकवरी ऑफ लोन्स की रिकवरी हो रही है, सरकार ने कोई लोन दे रखा था बाहर की कंपनी को, अब उससे रिकवर कर रही है, तो ये तो सरकार की एसेट कम होगी, तो ये तो कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है ना। डिस इन्वेस्टमेंट, सरकार ने अपनी एसेट्स को बेच दिया, तो ये भी क्या है, एसेट्स कम हो गई, कैपिटल रिसिप्ट है। बोरिंग फ्रॉम आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन बोरो कर लिया, तो इससे भी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। इस चीट क्या होती है, इस चीट होता है कि जब कोई व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी है कंट्री के अंदर, ठीक है ना, और उसका लीगल हायर नहीं है कोई, मतलब वो एक व्यक्ति है, उसके पास 100 करोड़ का एक प्लॉट था, लेकिन उसका कोई लीगल हायर नहीं था, नॉमिनी नहीं था, और उसकी डेथ हो गई, तो इस केस के अंदर अगर उसका कोई भी वारिस नहीं है तो सरकार उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है, दैट इज कॉल्ड इस्चीट। और ये कौन सी रिसिप्ट है, ये सरकार की है रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, आपको पता है, एक तो होती है टैक्स, एक होती है नॉन टैक्स। एक तो सरकार के पास टैक्स से पैसा आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्सेस, और नॉन टैक्स से क्या आता है, इस चीट होते हैं, फीस, फाइन्स, सेल फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है ना, स्पेशल असेसमेंट, जब आपकी सरकार की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, उसके ऊपर सरकार जो टैक्स लगाती है, तो इस चीट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। चलो, विच ऑफ दीज इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। तो कैपिटल कौन सा होगा, जिसको वो खर्चा जिससे या तो सरकार की एसेट्स क्या हो जाए, बढ़ जाए, या लायबिलिटीज क्या हो जाए, कम हो जाए। और रेवेन्यू क्या होंगे, फ्री फंड के खर्चे। तो अगर सरकार एक्सपेंडिचर करती है सब्सिडीज के ऊपर, सब्सिडी मतलब लोगों को फ्री फंड में पैसा देती है, कोई छूट देती है, तो क्या ये सरकार की एसेट को क्रिएट करता है, नहीं, ये तो इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है, देखो जो लोन लिया सरकार ने, अगर तो लोन की किस्त वापस कर रही है फिर तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो वो तो फ्री फंड का खर्चा है, रेवेन्यू रिसिप्ट है सरकार की। ठीक है ना, ये भी रेवेन्यू है, ये भी। डिफेंस परचेज, अब इसको कई लोग समझते हैं कि डिफेंस परचेज इज एन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, देखो एसेट वो होती है जो सरकार को फ्यूचर में कमाई देगी, इनकम जनरेट करेगी, लेकिन जो डिफेंस के ऊपर खर्चा किया जाता है ना, चाहे टैंक्स हो, कुछ भी हो, दैट इज नॉट अ एसेट्स, उसको भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे। और परचेज ऑफ शेयर्स, गवर्नमेंट ने कोई कंपनी के या किसी के शेयर्स खरीद लिए या किसी बाहर की कंपनी के, तो दैट इज द एसेट फॉर द गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि उन शेयर से सरकार को कमाई होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो, नेक्स्ट है कि ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान इज आस्किंग लोन फ्रॉम आईएमएफ फॉर देयर इंटरनेशनल पेमेंट। इज व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर आईएमएफ इट इज। देखो क्या हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान बार बार आईएमएफ से लोन मांग रहा है। ठीक है, तो आईएमएफ के लिए ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर है। देखो आईएमएफ ने लोन दिया, तो आईएमएफ का किस टाइप का एक्सपेंडिचर होगा, क्या रेवेन्यू होगा, फ्री फंड का खर्चा, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो आईएमएफ के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि लोन है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो आईएमएफ अगर खर्चा कर रहा है एक तरीके से आईएमएफ के लिए, तो एसेट क्रिएट होगी ना पाकिस्तान को लोन देकर, उनकी तो क्या मिलेगा, उनको तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अगर आईएमएफ उनको एक डोनेट करता कुछ, मतलब उसके ऊपर विदाउट इंटरेस्ट देता, तब वो उनका कौन सा खर्चा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एसेट ना क्रिएट कर। चलो,
नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रेवेन्यू डेफिसिट। देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जब सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम है और रेवेन्यू खर्चे, फ्री फंड के खर्चे ज्यादा हैं और फ्री फंड की रिसिप्ट्स कम है, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। और ये क्यों होता है? इंक्रीजिंग टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। देखो सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ गया तो रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ी ना, तो क्या इसकी वजह से डेफिसिट होगा? नहीं। डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज एंड पेंशन, सरकार ने अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब्सिडीज और पेंशन के ऊपर कम कर दिया, देखो ये भी कारण नहीं होगा रेवेन्यू डेफिसिट का। इंक्रीजिंग सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरीज को बढ़ाना, सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाना, तो क्या ये सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट का कारण बनेगा? यस, क्योंकि सरकार जो सैलरीज देती है ना वो सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और सरकार ने सैलरीज बढ़ा दी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, तो इससे सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो ये कारण हो सकता है। और अगला क्या? रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम पब्लिक। देखो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या हो गई, जैसे बीएसएनएल हो गया, रेलवे हो गया, इनसे सरकार को जो पैसा आता है ना वो सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, तो इनका बढ़ने से सरकार को डेफिसिट तो नहीं होगा। चलो देखो फिस्कल डेफिसिट इज कॉल्ड, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर जब ग्रेटर देन होता है टोटल रिसिप्ट और उस टोटल रिसिप्ट में बोरिंग इंक्लूड नहीं होती, या तो इसको बोलते हैं या बोरिंग्स, तो आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। तो फिस्कल डेफिसिट याद रखना, फिस्कल डेफिसिट या तो बोरिंग के इक्वल होगा या टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स एक्सेप्ट बोरिंग्स होगा। देखो नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हेन बजटरी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज, मतलब सरकार का जो बजट में एक्सपेंडिचर है ना वो सरकार का बढ़ रहा है, बट रेवेन्यू डिक्लाइन, खर्चा बढ़ रहा है लेकिन सरकार का रेवेन्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इट विल कॉज मोर बोरिंग टू मेंटेन दैट एक्सपेंडिचर, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? और लोन लेना पड़ेगा ताकि वो अपना खर्चा जो एक्स्ट्रा किया है उसको कर सके, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होगा? देखो ध्यान से सोचो कि सरकार के खर्चे क्या हैं? ज्यादा हैं, और रेवेन्यू जो पैसा ले रही है सरकार लोगों से वो कम ले रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि लोगों से इतना पैसा नहीं लिया, खर्चा ज्यादा कर रही है, लोन लेकर कर रही है, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। डेब्ट बर्डन ऑन पब्लिक, यस, लोगों के ऊपर बोझ बढ़ेगा क्योंकि लोन लेना पड़ेगा, तो आम पब्लिक के ऊपर ही बर्डन पड़ेगा ना उसका। और गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी भी क्या होगी? बाकी कंट्रियों के आगे कम हो जाएगी, ठीक है ना, कि सरकार की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है लगातार। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि टू मेंटेन रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट विल बी डू डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग्स, बट टू मेंटेन फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट विल ओनली डू बोरिंग्स। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पहले तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। देखो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या होता है कि सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, मतलब फ्री फंड के खर्चे सब्सिडीज के ऊपर, सैलरीज के ऊपर, डिफेंस के ऊपर खर्चे ज्यादा है, रिसिप्ट्स कम है, तो सरकार इसको ठीक करने के लिए क्या करेगी? डिसइन्वेस्टमेंट, या तो अपनी एसेट्स बेच देगी। देखो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया? वो तो सरकार का एक तरीके से कैपिटल रिसिप्ट होगी ना, तो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करके ही इनको पूरा कर सकती है और लोन भी ले सकती है, वो भी कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है ना। लेकिन फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों आ जाते हैं, वो ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से एक्सेप्ट बोरिंग्स। देखो टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक है, और टोटल रिसिप्ट्स कम है, तो टोटल रिसिप्ट के अंदर सरकार की ये कैपिटल रिसिप्ट्स तो भी इंक्लूड होंगी ही होंगी, तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है? डिसइन्वेस्टमेंट भी आती है, बोरिंग्स भी आती है, तो डिसइन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी टोटल रेवेन्यू में इंक्लूड होगा ना। तो अगर फिस्कल डेफिसिट फिर भी घाटा हो रहा है, देखो डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि वो टोटल रिसिप्ट में इंक्लूडेड था, फिर भी सरकार को क्या हो रहा है? डेफिसिट हो रहा है, घाटा हो रहा है, खर्चा ज्यादा है, तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है? और डिसइन्वेस्टमेंट तो अगले साल की पॉलिसी में बताना पड़ेगा ना सरकार को। अभी हाल फिलहाल मेंटेन करने के लिए सरकार क्या करेगी? बोरिंग्स ही करेगी। तो याद रखना इस चीज को, फिस्कल डेफिसिट जब भी होगा सरकार सिर्फ बोरिंग करती है, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट और बोरिंग से भी ठीक कर सकती है। चलो हाई फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू हाई प्राइमरी डेफिसिट। देखो फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा है तो प्राइमरी डेफिसिट भी ज्यादा होगा, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर विल बी ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरिंग्स। और प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला? फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू ऑलवेज, वर्ड बोल दिया हमें कि हमेशा जब भी फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो प्राइमरी डेफिसिट भी हमेशा क्या होगा? ज्यादा ही होगा। देखो क्या ये बात सही है? देखो मान के चलो कि फिस्कल डेफिसिट आपको कितना था? 20,000 का था, और इंटरेस्ट पेमेंट कितनी थी? लेट्स से 5,000 की थी, तो
आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ? 15,000 का। ठीक है ना? तो मान लो अगले साल क्या हुआ कि फिस्कल डेफिसिट आपका 40,000 हो गया, मतलब बढ़ गया। तो शायद आपका जो फिस्कल डेफिसिट घाटा बढ़ा है, वो क्यों बढ़ा हो? शायद आपने इंटरेस्ट की पेमेंट ज्यादा करनी हो, 25,000 के इंटरेस्ट की पेमेंट करनी हो, तो 15,000 भी तो हो सकते हैं ना प्राइमरी डेफिसिट। देखो, जरूरी नहीं है कि कम ही हो, ज्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन ऑलवेज हाई होगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हाई फिजिकल डेफिसिट मींस हाई प्राइमरी डेफिसिट, ये सही है, लेकिन ऑलवेज नहीं सही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? जीरो प्राइमरी डेफिसिट इज अ बैड फॉर इकोनॉमी, देखो ये तो सही है। प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर जीरो है ना ये, तो इट मीन सारा का सारा सरकार जो एक्स्ट्रा लोन ले रही है वो इंटरेस्ट देने के लिए चला जा रहा है। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है इकोनॉमी के लिए। रिसेशन लीड्स टू रिड्यूस रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, देखो रिसेशन होगा जिससे सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट कम होगी। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या होता है? टैक्सेस होते हैं। तो रिसेशन हुआ, देश में मंदी आ गई, तो टैक्सेस भी तो क्या होंगे? कम ही होंगे, क्योंकि नया डिमांड तो पैदा नहीं हो रही, तो माल भी क्या बिकेगा। Fiscal deficit rise because of increased expenditure on COVID leads to rise in primary deficit। देखो हुआ क्या कि फिजिकल डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? फिजिकल डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन कोविड। सरकार ने कोविड के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया, जिसकी वजह से प्राइमरी डेफिसिट भी बढ़ गया। तो देखो ये तो स्टेटमेंट कोई नहीं हुई ना। फिजिकल डेफिसिट राइज, देखो फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया सरकार का, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन कोविड। यस, फिजिकल डेफिसिट सरकार का क्यों बढ़ा? घाटा क्यों बढ़ा सरकार का? क्योंकि सरकार के फ्री फंड के खर्चे बढ़ गए। इट लीड्स टू राइज इन, देखो प्राइमरी नहीं आएगा यहाँ पर आएगा रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है ना, रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसकी वजह से सरकार ने जो कोविड के ऊपर खर्चे किए होंगे, उसकी वजह से क्या हुआ? रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया था सरकार का, और फिजिकल डेफिसिट भी उसी वजह से क्या हुआ था? बढ़ गया था। तो ये बात भी क्या है? सही है। रेवेन्यू डेफिसिट हाई लीड्स टू ऑलवेज हाई फिजिकल डेफिसिट हाई। देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि रेवेन्यू घाटा ज्यादा है तो आपका फिजिकल डेफिसिट भी ज्यादा होगा। क्या पता सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करके उसको कम कर लिया होगा। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो इन सब में से आंसर क्या है इसका? डी आंसर है। चलो, तो विच काइंड ऑफ बजट इज प्रेफरेबल व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी के अंदर क्या है? इन्फ्लेशन है, तो सरकार किस तरीके का बजट बनाएगी? सरकार, इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, तो सरकार को पैसा इकोनॉमी से खींचना है, तो सरकार बनाएगी सरप्लस बजट। सरप्लस में क्या होगा? रिसिप्ट्स ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम, मतलब खर्चा कम होगा तो मनी सप्लाई कम जाएगी और लोगों से पैसा ज्यादा खींचा जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि फाइंड द प्राइमरी डेफिसिट व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज 2000, टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग बोरिंग इज 800, इज 2000 एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 500। देखो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स विदाउट इंक्लूडिंग बोरिंग्स, तो बोरिंग्स इंक्लूड नहीं होती, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास? 2000 है, और टोटल रिसिप्ट्स भी कितनी है? 2000 है, लेकिन उसमें बोरिंग्स कितनी थी? 800, तो मैं कितना लूंगा इसको? 1200, क्योंकि इसमें बोरिंग्स इंक्लूड नहीं होती। तो फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ मेरे पास? 800। ठीक है ना, तो फिजिकल डेफिसिट 800 हुआ, उसमें से अगर मैं इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर देता हूँ तो इंटरेस्ट कितना है? 500, तो आंसर विल बी 300। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट लाइबिलिटीज आर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज्ड, इट कैन कॉज। देखो सरकार की लाइबिलिटीज जो है ना वो लगातार कम होती जा रही हैं, तो वो क्या करेगा? रेवेन्यू डेफिसिट, देखो रेवेन्यू डेफिसिट का लाइबिलिटी और एसेट से तो कोई लेना देना ही है, क्योंकि इसमें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, तो इससे सरकार की लाइबिलिटी का कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, फिजिकल डेफिसिट तो क्या होगा? अगर सरकार की लाइबिलिटीज लगातार कम होती जा रही है, मतलब सरकार अपने लाइबिलिटीज को पे कर रही है, तो सरकार को फिजिकल डेफिसिट घाटा बढ़ता जाएगा। घाटा तभी बढ़ेगा ना जब खर्चे बढ़ेंगे, और लाइबिलिटी को पे करना मतलब खर्चा है, और फिजिकल डेफिसिट के अंदर ही कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है सरकार। चलो, तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।